नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। नाज़रीन, आज अहम खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली फसादात से जुड़े मामले के 3 मुलजमीन को जमानत दे दी है। ये 3 मुलजमीन हैं जेएनयू के तालिबा और पिंजरा तोड़ के मेंबर देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म आसिफ इकबाल तन्हा। इन तीनों पर गुज़श्ता साल CAA NRC मुखालिफ तहरीक के दौरान दिल्ली में फूट पड़े तशद्दुद के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है, यानी उन तशद्दुद की साजिश रचने का इल्जाम है। और इनकी गिरफ्तारी UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत की गई थी, जिसे इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक जमहूरी मुल्क में किसी लॉ या नीति के खिलाफ अपनी नापसंदीदगी यानी असहमति का इजहार करने के लिए आवाज बुलंद करना दहशतगर्दी है? क्या ये आतंकवाद है? इस पर अदालत ने जमानत देते हुए क्या कहा है, यह जानना आज सबसे अहम है। तो आज हम तफसील से इस पर गुफ्तगू करेंगे कि दरअसल पूरा मामला क्या था, किन शर्तों के साथ इन्हें जमानत मिली है। अदालत ये जरूर कहा है कि जो जांच अभी चल रही है उस जांच में इन्हें मदद करनी है, अपना जो सहयोग है वो देना है और इन तीनों को अपना पासपोर्ट जमा करना है, यह भी हिदायत थी। लेकिन UAPA के तहत जो गिरफ्तारी थी, इस मामले में जो जमानत मिली है, हालांकि जो निचली अदालत है, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने इसी मामले में जमानत से इनकार कर दिया था। लेकिन इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने, इनके 2 जजों की बेंच ने इस मामले में जमानत दे दी है और सवाल भी उठाया है कि क्या जो असहमति की आवाज है उसे दबाने की कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही है सरकारों की तरफ से, और इसी जल्दबाजी में जो आतंकवाद है और जो एक राइट है आवाज बुलंद करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, इसका जो फासला है, इसका जो फर्क है, कहीं वो खत्म तो नहीं हो रहा है। बल्कि कोर्ट ने ऐसा कहा है कि यह खत्म हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि यह मजबूरी और हम बाध्य हैं ऐसा कहने के लिए कि इसकी जो डिफरेंस जो है इसके बीच की, यह खत्म होती जा रही है। एक बहुत बड़ा रिमार्क है अपने आप में और इसके कई पैगाम हैं और इससे कुछ जो ऐसी ताकतें हैं, जो लोग भी जिनका विश्वास है, जिनका यकीन है देश की जमहूरी निजाम पर, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, आईन पर, उनका जो विश्वास है यकीनन वो बढ़ेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें जांच अभी चलती रहेगी और क्या इस फैसले से एक नजीर पेश होगी। ऐसे और कई नाम जो देश के कई अलग अलग जेलों में ऐसे ही मामलों में जेलों में बंद हैं, लंबे अरसे से बंद हैं और जांच अभी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोर्ट ने आज ये सवाल भी पूछा कि जांच कब तक चलेगी आखिर। बहरहाल पूरी कार्रवाई में क्या बातें सामने आई हैं, ये हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे वो हमें तफसील से बताएंगे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ सुशील कुमार पांडे हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज़ 18 के, और असिता तिवारी हैं, तर्जुमान कांग्रेस, और साथ ही शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान BJP। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सुशील कुमार पांडे, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन को आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किस तरह के रिमार्क्स जजेस के जरिए दिए गए और इस जमानत के फैसले से क्या एक नजीर पेश हो रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में अगर पूरे सिनेरियो को देखें तो जो CA और NRC को लेकर तमाम लोगों को असहमति थी और उसके बाद दिल्ली में पिछले साल दंगे हुए, उस दंगे के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और ये देखा कि दंगे में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो कई बड़े नाम सामने आए जिसमें दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू की, जिसमें नताशा नरवाल, जिसका आप अभी नाम ले रहे थे, देवांगना कलिता पिंजरा तोड़ की सदस्य हैं, और आसिफ इकबाल तन्हा हैं, सरजिल इमाम हैं, और कहीं ना कहीं JNU के उमर खालिद हैं। ये तमाम लोग जो हैं उनको ये बताया गया कि इन तमाम लोगों ने उस दौरान
कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आसिफ इकबाल तन्हा पर आरोप यह लगा कि उन्होंने फेक सिम कार्ड के द्वारा लोगों को कहीं ना कहीं लाज करने की कोशिश की। महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि जब इस मामले में ट्रायल कोर्ट में इस मामले में मुकदमा चल रहा था, उस दौरान भी ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से चार्जशीट दाखिल करने को लेकर और किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उसको लेकर दिल्ली पुलिस पर फटकार भी लगाई। लेकिन जो एविडेंस दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की और जांच करने के बाद उनको ये लगा कि ये देश के खिलाफ कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने की एक साजिश है, और इसीलिए फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से इन आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि अगर तीनों आरोपियों पर जो यूएपीए लगाया गया, उसके बाद शिकंजा इन तीनों आरोपियों पर और बढ़ा। मुकदमा जब आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं जमानत के लिए जब चार्जशीट फाइल कर दी गई और जमानत के लिए कार्रवाई आगे बढ़ी, तो ट्रायल कोर्ट ने यह कहा कि इन तमाम आरोपियों के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, लेकिन इनको फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। उमर खालिद की तरफ से एक अभी हाल ही में एक अर्जी दाखिल की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, और यह कहा गया कि उमर खालिद और उनके साथ में एक और फिलहाल आरोपी हैं, उनको हथकड़ी लगाकर वो पेश करवाना चाहते थे दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट पे, जिस पर अदालत ने एक बड़ी टिप्पणी की और ये कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई गैंगस्टर नहीं है, और पिछले साल से वो लगातार तिहाड़ जेल में बंद हैं, और जब भी ट्रायल होता है तो वो ट्रायल में अपीयर होते हैं। ऐसे में जरूरत नहीं है कि इन तमाम लोगों को हथकड़ी लगाकर आप यहां पर पेश करें। ये पहला झटका। हाई कोर्ट का आज जो ऑब्जर्वेशन आया है वो एक बड़ा ऑब्जर्वेशन माना जाता है, क्योंकि यूएपीए एक ऐसी धारा है कि अगर किसी पर लगाई जाती है तो ये माना जाता है कि जांच एजेंसी ने पूरे तह तक जाकर इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बाद देशद्रोह का जो ये मुकदमा है वो लगाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जो ऑब्जर्वेशन में हाई कोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने कहा, उन्होंने कहा कि आतंकवाद और असहमति यानी कि सरकार के फैसलों के बीच में बहुत कम बारीकियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार की तरफ से या जांच एजेंसी की तरफ से इस मामले में कहीं ना कहीं जल्दबाजी की गई, और यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हमको यह मजबूरीवश कहना पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं कि जांच एजेंसी दिल्ली दंगा के मामले में किस तरह जांच को लेकर आगे बढ़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली दंगा मामले में ऐसे कई आरोपी हैं जिनको कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दी है, और दिल्ली पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त एविडेंस नहीं हुए, जिसके लिए कई आरोपी बाहर हुए। लेकिन अब ये हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है, और यूएपीए जो फिलहाल लगाया जाता है एक बारीकी जांच मानते हुए कि देश के खिलाफ कहीं ना कहीं अपराध किया गया है या युद्ध छेड़ने की स्थिति है, और ऐसे में हाईकोर्ट का इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है जांच एजेंसी पर। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को जमानत दे दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा, और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ये तीनों आरोपी फिलहाल कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी है उसकी जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन अपने फैसले में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब चार्जशीट फाइल की गई तो चार्जशीट फाइल करने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में ऐसा कोई दूसरा एविडेंस नहीं रखा गया जिससे यह पता चल सके कि इन आरोपियों का डायरेक्ट इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल, तो मैं सुशील आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, और मैं जो अपने मेहमान है उनका थोड़ा इस पर रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आपके पास वापस आएंगे। कोर्ट ने जो बातें कही हैं, सुशील कुमार पांडे हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, बहुत ही साफ साफ लफ्जों में यहां बातें सारी कह दी हैं। कोर्ट के वर्डिंग्स में किया था कि इन इट्स एंग्जाइटी टू सप्रेस डिसेंट in the mind of the state, the line between constitutionally guaranteed right to protest and terrorist activity seems to be getting somewhat blurred. ये एक अहम बात है कि इस कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि ये फर्क मिटता क्यों जा रहा है। If this mindset gains traction, it would be a sad day for democracy. असित तिवारी हमारे साथ मौजूद है। असित, सवाल इस बात को लेकर है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल लॉ और क्या ये यूएपीए, ये दोनों शायद क्या इंटरमिंगल होता चला जा रहा है। कोर्ट के आज के इस रिमार्क से किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही, किस तरह की बात का इंकशाफ हो रहा है? देखिए विशाल, मैं चाहूंगा कि बहुत ही सरल शब्दों में इसकी चर्चा करें ताकि दर्शक भी ठीक से समझ लें। ये आईपीसी की धारा 124A है।
दर्शक इसे आसानी से अब समझ पाएंगे। और 31 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आगे पूरे आंकड़े आपको बताऊंगा, लेकिन ये टिप्पणी ये है, सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि सरकार से असहमत होना और सरकार की नीतियों की आलोचना राजद्रोह नहीं है। अधिकारियों को राजद्रोह की धाराओं को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला वाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। उसके बाद अभी पिछले 3 जून को विशाल विनोद दुआ को से धारा हटाई सुप्रीम कोर्ट ने। विनोद दुआ के ऊपर हिमाचल प्रदेश में भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज था, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ, ठीक है। और उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकारों ने 124A को अपना हथियार बना लिया है। आप देखिए, फरवरी 2021 में किसान आंदोलन के मुद्दे पर राजद्रोह का एक मुकदमा दर्ज हो गया था। फेसबुक पर किसी ने कुछ पोस्ट डाला था उस पर। उनको जमानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि देशद्रोह एक पावरफुल टूल है और विरोध की आवाज दबाने के लिए इसके इस्तेमाल से हम बेहद चिंतित हैं। 2014 से 2019 के बीच में सिर्फ राजद्रोह के मामले पर अलग अलग अदालतों की 326 ऐसी टिप्पणियां हैं जो उसके गलत बेजा इस्तेमाल के लिए की गई हैं। 326 2019 तक मात्र। 20 और 21 अभी इतना मैं भी नहीं खोज पाया इतने कम समय में, लेकिन मैंने 14 से 19 तक का पूरा खोज लिया। 326 टिप्पणियां अलग अलग अदालतों की हैं राजद्रोह के मामले में। इसलिए विशाल जी ये समझना होगा कि भाई इस तरह से बेजा इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने टूल बना लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने हथियार बना लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विरोध की आवाज को देशद्रोह समझ रहे हैं, तो हमें आश्चर्य हो रहा है। और पता नहीं कौन से बेशर्म लोग हैं जो इतने लतियाए जाने के बाद भी समझने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस मामले में एक तो सेडिशन के चार्जेस के आपने जिक्र किया, यहाँ इस मामले में UAPA का जिक्र है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदालत ने कह दिया कि विरोध प्रदर्शन की आवाज ये दहशतगर्दी नहीं है। मैं असित आपकी बात को जारी रखूंगा। मैं हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी भी हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। शुभेंदु जी, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जब पुलिस को अदालत के सामने फटकार लग रही है, और क्या पुलिस की तैयारी जो अधूरी रह जाती है, इसके पीछे वजह क्या है? जो कोर्ट का कहना है, जैसा भी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि पुलिस इस दौरान में लगभग साल भर हो चुके हैं, जो एविडेंस होना चाहिए था UAPA के सपोर्ट में, अगर UAPA के तहत गिरफ्तारी हुई है तो वो एविडेंस भी अदालत में पेश नहीं कर पाई। देखिए, यहां पे मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कोर्ट ने आज उनको जमानत दी है, उनको रिहा नहीं किया है। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो लोग हैं जिनको अभी हमने जेल में रखा है, ये कोई विटनेस को नहीं खराब कर सकते, किसी को थ्रेट नहीं है, इसलिए इनको जमानत दी जा रही है जिससे कि ये अपना केस लड़ सके, घर पे रह के, जेल में रहने की जरूरत नहीं है। इस बेसिस पे इनको जमानत मिली है। तो ये रिहा नहीं कर दिए गए, इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग टेररिस्ट एक्ट में नहीं थे, उनको अभी थोड़ा सा और विश्राम करना चाहिए। दूसरा मैं बात, लेकिन UAPA के तहत तो जमानत मिल गई है इनको। UAPA का मामला अब नहीं है, ये जमानत मिल गई। क्रिमिनल एक्टिविटीज में या फिर जांच चलती रहनी चाहिए, इसमें इससे अदालत ने भी इनकार नहीं किया है। इन्हें पासपोर्ट जमा रखना है, इन्हें सहयोग करना है, बिना बताए मुल्क से बाहर नहीं जाना है। UAPA में और इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है, खाली यह है कि उसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट दी जाती है, UAPA के अंदर 180 डेज है। बहुत माइनर डिफरेंसेस है। बाकी ये जो हमारे वकील साहब और ये लोग हैं, ये ज्यादा जानते होंगे। मैं ये कहता हूं 24 फरवरी को पिछले साल 53 लोगों की डेथ हो गई और 200 से ज्यादा लोग मर गए, 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए, मतलब 53 लोगों की डेथ हुई। और ये सभी लोग जो तीनों चारों लोग हैं, वो जो लोग दंगा करने वाले लोग थे, उनको ये बताते हुए, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उनको समझा रहे हैं। अब देखिए, जो वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा है वो क्या चीज समझा रहा है, क्या है, उसकी बात तो नहीं आएगी, पर वो उन्होंने, आप समझिए, जज अमिताभ रावत ने क्या कहा। अमिताभ रावत ने जब लास्ट ईयर इनको ग्रांट किया था नॉर्मल केसेस में, उसमें भी ये कहा था कि अनलॉफुल जो इवेंट है, उसमें जहां जहां पे गैदरिंग हो रही थी, ये सब लोग दिखाई दिए थे।
और ये लोग उनको उकसा रहे थे। इसके बेसिस पे दिल्ली पुलिस ने इनको एक्शन लिया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था और इनकी बेल को कैंसिल कर दिया था, आपको मालूम है। हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने थोड़ा नरमी लगा लिया और कहा कि ये स्टूडेंट है, पहली बात, और दूसरी बात है कि इनसे किसी विटनेस को थ्रेट नहीं है, सेकेंड बात, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये यहां से जाएंगे नहीं, यहां पे रहेंगे। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको बेल दी गई है। मैं मानता हूं कि भारत में जो जुडिशरी है वो बहुत बहुत सेंसिटिव है, और उन्होंने भी कहा, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि टेररिज्म और ये जो सरकार की बातों को ना मानना, सरकार के जो नियम कानून है उस पर उनको विरोध करना, आप सोचिए किस समय पे विरोध हो रहा था। ये जब ट्रंप इंडिया में आए हुए थे, पूरा वर्ल्ड का जो मीडिया था भारत में था, तो क्या उसके गुस्से मेरे अंदर कर दिया गया? नहीं, गुस्सा नहीं है। उस समय पर जहां भारत की बेइज्जती हो, भारत के पार्टी की बेइज्जती हो, भारत में जो शासन कर रहा हो उसकी बेइज्जती हो, जानबूझकर इंटरनेशनल साजिश करी गई और इन बच्चों बात यहां पर अदालत की है। मैं सुशील कुमार पांडे के पास जाना चाहूंगा। सुशील कुमार पांडे जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जिस तरह से शुभेंदु अवस्थी जी को इतना कुछ मालूम है कि वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, उकसाने की बात है, एविडेंस है, इनके पास इतनी जानकारी है, तो पुलिस के पास इतने एविडेंस क्यों नहीं थे? पुलिस ने अदालत में क्यों नहीं तमाम एविडेंस को सामने रखा? अदालत को क्यों कहना पड़ा कि इस तरह अभी तक कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं जो प्रूव कर सके ये यूएपीए के तहत का मामला है? जी देखिए, साफ तौर से दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की, उस चार्जशीट में साफ तौर से यह बताया गया कि जो वीडियो फुटेज है, उस वीडियो फुटेज की ये पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या ये उकसाने की तरफ थे, क्या ये जो वीडियो है वो सही है। ये तमाम चीजें फिलहाल दिल्ली पुलिस से दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी पूछा। इससे पहले जब सुनवाई हो रही थी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से हलफनामा कोर्ट में दाखिल करके ये बताया गया कि किस तरह इस पूरे दिल्ली दंगा में ये तमाम लोग आरोपी थे और किस तरह इन्वॉल्वमेंट था। और जो फेक सिम कार्ड की बात थी जिसमें आसिफ इकबाल तन्हा को गिरफ्तार किया गया था, आसिफ इकबाल तन्हा से और फेक सिम से दिल्ली पुलिस ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि जो फेक सिम कार्ड फिलहाल आसिफ इकबाल तन्हा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके आगे रखा, वो सोर्स ऑफ वो सिम कहां से आया था और आसिफ इकबाल तन्हा के पास वो सिम कहां से पहुंचा, ये एस्टेब्लिश फिलहाल दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस जब इस मामले में जांच के लिए आगे बढ़ रही थी तो उसने वीडियो की बात कही और कहीं ना कहीं ये बताया गया कि वो उकसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट का जो अधिकार है, जो फिलहाल हाई कोर्ट और संविधान आर्टिकल 32 में और कहीं ना कहीं ये हर एक नागरिक को देता है, उस अधिकार के मुताबिक ऐसा वीडियो फुटेज में कोई वायलेट करने वाली प्रक्रिया में यह वीडियो नहीं देखा गया, जिसको फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इस पूरे वीडियो फुटेज में ऐसा नहीं लग रहा है कि इन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं जो एक भीड़ है उसको उकसाया है, और इस पूरे जजमेंट का असर आने वाले दिनों में भविष्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि यूएपीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और यह कहा गया है कि यूएपीए का एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार की बात से कोई असहमत है और वो अपनी बात उठा रहा है तो यूएपीए नहीं लगाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक मामले में यह साफ तौर से कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट हर व्यक्ति का अधिकार है, और अगर इसमें उचित कार्रवाई पुलिस करती है तो कहीं ना कहीं यूएपीए पुलिस के लिए एक बड़ा हथियार है जो वो इस्तेमाल करती है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जब इस मामले में कार्रवाई की और फैसला दिया तो उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि असहमति और यानी कि सरकार की बात ना मानना और टेररिज्म के बीच में यूएपीए एक बहुत बारीक रेखा है, जिसका एक गलत इस्तेमाल इस पूरे प्रकरण में देखा जा रहा है। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन इसलिए भी माना जा रहा है कि दिल्ली दंगा के मामले में कई ऐसे आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिनको बाद में उनको निचली अदालत में इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जो वो कोर्ट में रख सके। और यही इस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ कि दिल्ली पुलिस ने
कोर्ट को संतुष्ट नहीं किया कि यूएपीए जो इन तीनों आरोपियों पर लगाया गया, उसके बाद जांच की स्थिति क्या है, जांच कहां तक पहुंची है, चार्जशीट फाइल कर दी गई है, तो चार्जशीट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर पुलिस क्या कर रही है, तो ये एक तमाम बड़ी प्रक्रिया है। और इसीलिए इस पूरी जमानत के बाद कई आरोपियों के लिए एक बड़ा रास्ता भी खुल गया है। असिता तिवारी, एक बात यहां पर बिल्कुल साफ आ रही है। अभी सुशील कुमार पांडे जो हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने और कई ऐसी बातें कह दी अभी कि इस पूरे साल भर के दौरान पुलिस ने क्या कुछ एविडेंस के तौर पर वो पुलिस दिखा पाई या नहीं दिखा पाई। जाहिर है ऐसे बहुत सारे मामले हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, खुद दिल्ली फसादात से जुड़े ही कई ऐसे मामले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर पुलिस साल भर के दौरान भी कोई ऐसा प्रूफ जो बहुत मतलब सब्सटैंशियल हो, जो उस केस को मजबूती देता हो, उसे साबित करता हो, अगर नहीं कर पा रही है, तो क्या यह समझा जाए कि पुलिस के ऊपर भी क्या किसी तरह का दबाव होता है, पुलिस किसी दबाव में इस तरह के जो है दफात लगा देती है, जो क्रिमिनल केसेस होने चाहिए तो उन्हें यूएपीए के तहत डाल देती है? क्या सिचुएशन बनती है आखिर? देखिए विशाल जी, पांडे जी जो बता रहे हैं उससे बहुत सारी बातें बड़ी साफ हो जाती हैं। कुल 16 तारीखें पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने सिर्फ इसलिए ली थी कि उनसे ये साबित करना था कि नहीं ये उकसाने वाला भाषण था। इसके लिए पुलिस ने कुल 16 तारीखें ली और 16वें तारीख पर पुलिस ने यह कह दिया कोर्ट में कि नहीं, हम ऐसा कोई अंश इस पूरे भाषण में नहीं खोज पाए जिसे हम उकसाने वाला साबित करें। आप अंदाजा लगाइए कोर्ट का कितना वक्त जाया किया दिल्ली पुलिस ने। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी को भी पकड़ के कम से कम 6 महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है और इसी का फायदा सरकार उठाती है अपने विरोधियों को भेजने के लिए। एनसीआरबी के आंकड़े जो बता रहे हैं विशाल, 2014 से 2019 के ही हैं। इसमें 2020 के 12 महीने और अभी के 6 महीने, मतलब ये 18 महीने नहीं शामिल है। 559 लोगों को राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया है, 559। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें से मात्र 10 लोगों को अदालत ने राजद्रोह के तहत मुकदमा चलाने के लायक माना। 559 में, मतलब 2019 तक की बात कर रहा हूं। 549 लोगों को, हाँ 549 लोगों को ऐसे ही पकड़ के जेल में सरकार ने डाल दिया बिना किसी आधार के, और जिसमें बाद में पुलिस ने कह दिया कि हमारे पास राजद्रोह के लिए कुछ नहीं है, हम इन पर से राजद्रोह हटा रहे हैं। लेकिन 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने इनके जेल में बिता दिए पुलिस ने। आप सोचिए किस तरह से दमन चल रहा है। इसमें मैं पूरे 18 महीने के आंकड़े नहीं शामिल कर पाया हूं, ये 19 तक के आंकड़े हैं। और आपको और हैरानी होगी ये जान के कि इनमें ज्यादातर मामले कर्नाटक के हैं, जहां से येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 3 नंबर पर आसाम है, 4 नंबर पर दिल्ली है। अब ये कौन से लोग हैं? ये सब भाजपा शासित लोग हैं। दिल्ली की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, मतलब वो डायरेक्ट अमित शाह जी के अंदर आती है। ये तमाम भाजपा शासित राज्य हैं, सब राजद्रोही है भाई। किसी को पकड़ के जेल भेज देना है, कोई सबूत ना हो, उसके 7-8 महीने ऐसे ही जेल में सड़ा दो। मैं इस पे एक छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगा। शुभेंदु अवस्थी साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जो न्याय प्रक्रिया है, इंसाफ का जो मरकज है, जो उसका तौर तरीका है, पुलिस वाले की अगर इस तरह से बार बार अदालतों में फटकार पुलिस वालों को लगती रहेगी, तो क्या इससे ये जाहिर नहीं होता हुकूमतें जो हैं जिनके अंडर में पुलिस होती है, क्या उन पर सवाल नहीं उठता? शुभेंदु साहब, देखिए बहुत सारे लोगों के पास उनको एविडेंस के बिना छोड़ दिया जाता है, और एविडेंस नहीं है, यदि प्रॉपर एविडेंस नहीं बता पाए, और लोगों को मालूम है ये तो राजद्रोह का केस है, इस तरीके के बहुत सारे मर्डर केसेस और बहुत सारे रेप केसेस में जब प्रूफ नहीं हो पाता है, पर प्रूफ के बिना पर उनको एक फायदा मिल जाता है और वो छूट जाते हैं। उन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि रात को 1:30 बजे वो पब्लिक के बीच में एक जो वहां पे 100-150 लोग बैठे हैं उनके बीच में खड़े होके उनको गाइड कर रहे हैं। वीडियो में आवाज नहीं आ रही है, पर वो पूरा इंसिडेंस है। उसके अगले दिन इतने लोग मर जाते हैं, तो उसको क्या माना जाएगा? और यदि नहीं कर पाए, तो ये देखिए उन्होंने उकसाया तो है, उन्होंने अनलॉफुल एक्ट तो किया है, पर हो सकता है पुलिस उसको जुटा ना पाई हो, और एक बार फिर भारत के देशद्रोही लोग बच जाए। पर अगले मौके पे जरूर आएंगे। मैं दिल्ली पुलिस से कहूंगा आगे से पूरे मतलब आप अगर सवाल यहां पर उठा रहे हैं तो किस पर उठा रहे हैं? आप दिल्ली पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं या अदालत पे सवाल उठा रहे हैं? किस पे सवाल उठा रहे हैं आप? तो गृह मंत्रालय की नाकामी है। आप किस पर सवाल उठा रहे हैं शुभेंदु जी? कौन ये साबित नहीं कर पा रहा है? गृह मंत्रालय की नाकामी अधिकारी जी बता रहे हैं। मैं दोनों पे नाकामी बता रहा हूं।
इनको यदि जिस दिन रजिस्ट्रेशन जब हमारे ने दिल्ली पुलिस ने वहां पे फाइल किया था उसी समय यदि उनको लगता था कि ये वीडियो में ये ठीक नहीं है तो इनको वो कर देना चाहिए था, बेल दे देनी चाहिए थी और केस चलना चाहिए था, 6 महीने और रोक के नहीं रखना चाहिए था। दूसरा केस, यदि दिल्ली पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे तो कितने भी वो गिल्टी थे, कितना भी उनको लगता था कि ये बिल्कुल गिल्टी है, तो उनको ऊपर यूपीए नहीं लगाना चाहिए था। ये दोनों बात कह रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, सुशील पांडे, शुभेंदु अवस्थी साहब और असित नाथ तिवारी, इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। दरअसल इंसाफ ही वो